Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हमने क्लास 1 में भी डिस्कस किए थे, वैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखते रहें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न गुप्त शासकों को कालक्रम अनुसार सजाइए। यानी आपको बताना है कि कौन सा शासक सबसे पहले आया था और किसने, मतलब स्टार्टिंग से लेके गुप्त वंश जो था, तो स्टार्टिंग से लेके किन किन शासकों ने शासन किया। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करें। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले कौन सा शासक आया था, उसके बाद कौन सा आया था, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश का स्थापना की थी। सबसे पहले श्रीगुप्त जिन्होंने गुप्त वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद आपके आएंगे थर्ड नंबर पे घटोत्कच, फिर थर्ड नंबर पे घटोत्कच, फिर आपके आएंगे सेकंड नंबर पे चंद्रगुप्त, ठीक है। फिर आ जाएंगे आपके फर्स्ट नंबर, फिर समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। फिर आपके समुद्रगुप्त आ जाएंगे। इसके बाद आपका सिक्स्थ नंबर चंद्रगुप्त सेकंड। याद रखते चलिएगा, एक चंद्रगुप्त था, दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड। फिर आपका फिफ्थ वाला आ जाएगा लास्ट में स्कंदगुप्त, फिफ्थ नंबर। तो 132 यहाँ से आपका आंसर, सॉरी 432 165 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी कि सबसे पहले आपके श्रीगुप्त आए थे, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। फिर थर्ड नंबर पर घटोत्कच गुप्त आए थे। फिर सेकंड नंबर पर आपके चंद्रगुप्त आए थे। फिर फर्स्ट नंबर पर समुद्रगुप्त आए थे। फिर आपके चंद्रगुप्त सेकंड, और फिर आपके स्कंदगुप्त आए थे। तो ये आपने देखा गुप्तास पीरियड के रूलर्स का क्रम, किस क्रम से ये लोग आए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, यानी अत्यंत परेशान हुआ। तो आंसर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ पे मिला? बताएं जरा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ पे मिला? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बयाना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बयाना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भरतपुर में है ये बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
बताना है आपको। घटोत्कच गुप्त, ये लिखा है घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था श्रीगुप्त जो थे वो क्या थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के क्या थे, संस्थापक थे। तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त प्रथम। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और ये भी आप याद रखेंगे, गुप्त किसके सामंत थे, तो ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त कौन थे, कुषाणों के सामंत थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? आंसर बताना है आपको। तो धमेक स्तूप की अगर हम बात करें तो ये किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में, गुप्तास पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी या किस काल में हुई थी? और गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं होती थी उनको दिनार कहा जाता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का काल कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन, यानी क्रम से एक एक नगर क्या होते गए? खत्म होते गए, उनका पतन होता गया। ये किस काल की विशेषता है, बताएं जरा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता है? आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा गुप्त काल की विशेषता। वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं जो थीं उनमें से कौन सी गुफा नंबर, जो गुफा नंबर इसमें दे रखा है, कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण गुप्तास पीरियड में हुआ था, ये आपको बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, गुफा नंबर 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत को प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि गुप्त संवत को शुरुआत किसने किया था, तो ये आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस उपलक्ष्य में इसने इसकी शुरुआत की थी गुप्त संवत की, बताएं। जो 319 से लेकर 320 ईसा पूर्व में हुआ था भाई, 320 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका श्रेय तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाता है, लेकिन क्यों किया था इसने इसका शुरुआत? आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को शुरू किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बताइएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है, हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का था। किसका था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। ये तो मैंने बता ही दिया है कि गुप्त संवत को शुरू किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 से 320 ईस्वी के ईसा पूर्व में। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया है? बताएं जरा, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रगति के कारण, और प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या सभी के कारण। तो अगर हम बात करें गुप्त पीरियड में कला और इसे इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि किस काल को कला और संस्कृति का मतलब किस काल में कला और संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी, तो वो भी आपका आंसर गुप्त काल होगा। तो कला और साहित्य है ना अपनी चरम सीमा पर इस काल में था, इसीलिए इसको कला और साहित्य का क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कालिदास ने भी बहुत, जैसे मालविकाग्नि मित्र हुए, उनके नाटक थे जो उन्होंने भी लिखे हैं। अमरकोश का लेखक एक अमर सिंह था, उन्होंने भी काफ़ी सारे नाटक वगैरह लिख रखे हैं। ये सारे इसी पीरियड में हुए थे। और सोने के सिक्के भी, ये सारे रीजंस तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो था, कला और साहित्य अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? जो मैंने भी पूछ रखा है आपसे क्वेश्चन, तो आंसर आप लोगों को पहले से ही पता है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो राजा हरिशेन ने। किसने की थी? हरिशेन ने की थी, कवि हरिशेन ने की थी। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, हरिशेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई थी किस पीरियड में? बताएं। बाल विवाह प्रथा किस पीरियड में शुरू हुई थी? तो बाल विवाह प्रथा की अगर हम बात करें किस पीरियड में शुरू हुई थी, तो ये आपकी मौर्य काल में शुरू हुई थी। कोई भी यहाँ पे गुप्त काल नहीं लगाएगा, मौर्य काल में ये शुरू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुप्त वंश ने कितनी अवधि में शासन किया? यानी इस तरीके से पूछा जाए कि गुप्त काल का मतलब शासन कितनी अवधि से कितनी अवधि तक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने कितनी अवधि से लेकर कितनी अवधि तक शासन किया? तो सबको पता होना चाहिए, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। और शासक कौन थे? संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त शासक थे। श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त आए थे, फिर आपके आए थे चंद्रगुप्त, और फिर आए थे आपके समुद्रगुप्त, इसके बाद आपके चंद्रगुप्त सेकंड, और फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये 319 से लेकर 500 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है?
बताना है यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेटेड पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा था? आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके लेखक की अगर हम बात करें, कवि कौन थे इसके? तो वो थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। कालिदास के नाटकों को जरा बताएं कौन कौन से थे? कुमार संभवम मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम ये सभी किसके थे? कालिदास के नाटक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके। सूची ए को सूची बी से आपको सुमेलित करना है। पहला है प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, बिलसड़ स्तंभ लेख, भितरी स्तंभ लेख, मंदसौर लेख। मतलब कि कौन कौन से लेख किसके लिए लिखे गए थे? तो बताएं जरा, मैच करें कौन सा आंसर किसका होगा। तो सीधा सीधा मिलाना है आपको। प्रयाग प्रशस्ति पीछे हम बता ही चुके हैं, समुद्रगुप्त का वर्णन है इसमें। बिलसड़ स्तंभ लेख में कुमारगुप्त का वर्णन है। भितरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त का वर्णन है। और मंदसौर लेख में बंधुवर्धन का वर्णन है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? दैट मीन्स गुप्तास पीरियड के ख़त्म होने के बाद, जब गुप्त वंश ख़त्म हो गया पूरी तरह से, तब उसके बाद उत्तर भारत में कौन सा एक जो शासन था वो आया? कौन सा एक शासक था जो वो आया? कौन सा शासन का विस्तार हुआ? तो आपको बताना है वर्धन वंश आया था। कौन सा वंश आया था? वर्धन, हर्षवर्धन, है ना। वर्धन वंश आया था, हर्षवर्धन। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। अजंता एलोरा जैसी, अजंता जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में और कहाँ हैं? अजंता जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में और कहाँ हैं? आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आपको पता होगा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को भी कन्नौज बनाया था। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन था? पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है। तो थानेश्वर से लेके इसने से कहाँ पर स्थानांतरित कर लिया था? कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया था। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था उस समय? कन्नौज था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की आत्मकथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर्ष की रचनाएं भी आप लोग बताइएगा कौन कौन सी हैं। हर्ष की आत्मकथा कौन सी, किसने लिखी थी? तो कवि बाण भट्ट, जो थानेश्वर के निवासी थे, जिन्होंने हर्षवर्धन की आत्मकथा लिखी थी, जिसे क्या कहते हैं? हर्षचरित कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्षचरित। ठीक है। चलिए
हर्षचरित, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टोटल हमारे पास 22 क्वेश्चंस थे आज की क्लास में डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।